Hello, my future doctors. This side your bio wali ma'am Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel MathJX. तो बच्चों हमने क्लास 11th के बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तक सब कुछ डिटेल में कवर अप कर लिया, इंक्लूडिंग न्यूली एडेड एनसीईआरटीज. तो अब बारी है नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. मॉर्फोलॉजी में हमने प्लांट्स के एक्सटर्नल अपीयरेंस को पढ़ा था. एनाटॉमी में हम प्लांट्स के इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ेंगे. तो बस फटाफट अब नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम हीरो तक का सफर तय करने वाले हैं. एनसीईआरटी में अगर तुम देखो तो एनसीईआरटी में ना प्लांट्स का टिश्यू वाला पार्ट नहीं है और सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट भी नहीं है. लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो प्लांट टिश्यू डिलीटेड नहीं है. डिलीटेड जो है वो है सेकेंडरी ग्रोथ. तो हम प्लांट टिश्यूज, प्लांट्स के टिश्यू सिस्टम और प्लांट्स के अलग अलग रीजन के टीएस सारा कुछ डिटेल में कवर अप करने वाले हैं. तो तुम घबराना मत, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मेजरली प्लांट्स के कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, उनको किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो प्लांट की बॉडी में बच्चों दो टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं. तुम्हें पता है ना कि प्लांट की हाइट बढ़ती जाती है, लेकिन हमारी हाइट एक टाइम पर रुक जाती है. क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का अगर मैं डिवीजन देखूं तो ये ऑरिजिन के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे कैटेगराइज्ड है. ऑरिजिन के बेसिस पे आती है इसकी दो कैटेगरीज, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम. प्राइमरी मेरिस्टम वो होते हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो और सेकेंडरी मेरिस्टम वो होते हैं जो बर्थ के बाद बनते हैं, लेटर स्टेजेस में. लोकेशन के बेसिस पे तुम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल. ये सारा पार्ट हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, नो टेंशन. परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? जो अपनी डिविजन कैपेसिटी को लूज कर देते हैं. अब वो डिवाइड नहीं करेंगे. इसकी दो कैटेगरीज है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल जो बिल्कुल ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स जो सिंपल नहीं है. मतलब सिंपल टिश्यूज वो होते हैं जो एक ही टाइप के सेल्स से बने होते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो होते हैं जो अलग अलग टाइप्स के सेल्स से बने होते हैं. सिंपल टिश्यूज में 3 कैटेगरीज है, कौन कौन सी? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में हमारे पास आते हैं जाइलम और फ्लोएम. तो चलो अब हमें पूरा चैप्टर इन्हीं कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है, तो तैयार हो जाओ. और सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की. व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड. थ्रू आउट द लाइफ ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते कैसे हैं? पहली बात ये स्मॉल साइज के सेल्स होते हैं. वैक्यूल्स इनमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि अभी अभी नए नए ताज़ा बने हैं, ठीक है. इनकी जो सेल वॉल होगी वो प्राइमरी नेचर की होगी, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं आती है. क्या क्या पॉइंट्स है मैं एक बार लिख देती हूँ, ठीक है. यहां पर स्मॉल साइज्ड सेल्स, डेंस प्रोटोप्लाज्म. बच्चों मुझे बताओ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इंपॉर्टेंट है. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है मुझे अभी लिख के बताओ, ठीक है. प्रोटोप्लाज्म हो गया. उसके बाद वैक्यूल्स मे बी रिड्यूस्ड और एब्सेंट. इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल थिन एंड सेलुलोसिक. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं. नो डाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आगे जाके इलॉन्गेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, परमानेंट बनेंगे, तो ये सारी चीज़ों में मॉडिफिकेशन आएगा. लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सिंपल नेचर के होते हैं, ठीक है. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करूँ तो सबसे पहले हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑरिजिन के बेसिस पे इसके कितने टाइप्स हैं? तो ऑरिजिन के बेसिस पे हमारे पास दो कैटेगरीज है. फर्स्ट इज योर प्राइमरी मेरिस्टम. ये हम केमिस्ट्री की तरह प्राइमरी बना देते हैं, कंफ्यूज मत होना. दिस इज प्राइमरी मेरिस्टम एंड दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टम. मान लो कोई इंसान है, उसकी हाइट बढ़ नहीं रही है और वो मोटा 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 हुए जा रहा है ना. और एक इंसान है जिसकी पहले हाइट बढ़ गई, फिर हाइट के अकॉर्डिंग रेशियो में वो मोटा भी हो रहा है. तो दोनों में से कौन अच्छा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, पहला वाला तो भद्दा लगेगा. तो सेम केस है प्लांट्स के साथ. प्लांट्स में क्या होता है, जो प्राइमरी मेरिस्टम है ना वो तो उनकी हाइट बढ़ाता है और जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो उनकी मोटाई बढ़ाता है. तो पहले क्या अच्छा लगेगा? पहले हाइट बढ़नी तो अच्छी लगेगी ना. पहले ही मोटे हो जाओगे तो क्या फायदा होगा. तो प्राइमरी मेरिस्टम की खास बात क्या है? दीज आर present
सिंस बर्थ, किसके बर्थ से? तुम्हारे नहीं, प्लांट के, है ना। एंड क्या फंक्शन है इनका? इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट, हेल्प्स टू इंक्रीज प्लांट्स हाइट, प्लांट की हाइट बढ़ाएगी, ठीक है। अब इसी के अंदर बच्चों दो कैटेगरीज आती है, दो टाइप्स है इसके। एक आता है हमारा एपिकल मेरिस्टम और दूसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, क्योंकि दोनों का काम है हाइट बढ़ाना। तो इसमें क्या क्या आते हैं? इंक्लूड्स एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये दोनों मेरिस्टम किसके अंदर आते हैं? हमारे प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर। सेकेंडरी मेरिस्टम लेटर स्टेजेस में आता है और इसका काम है चौड़ाई को बढ़ाना। इसमें एक ही मेरिस्टम आएगा विच इज लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो क्या है इसका? इसके बाद प्रेजेंट आफ्टर बर्थ, हेल्प्स टू इंक्रीज girth और width ऑफ प्लांट, ठीक है। क्या आता है इसमें? क्या आता है बच्चों? इट इंक्लूड्स लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देती हूँ जो तुम्हें अभी शायद समझ में ना आए, बट हम क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी करें तो यहाँ लिख देते हैं, जब आगे आएगा तो मैं समझा भी दूंगी। ध्यान रखना, एक टर्म होता है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तुम पढ़ोगे जब तुम स्टैम का टीएस पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी मेरिस्टम। अगर कोई कभी पूछ ले कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कैसा मेरिस्टम होता है, तो तुम बताओगे इट इज अ प्राइमरी मेरिस्टम, क्योंकि बाय बर्थ ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी बात है ऑन द बेसिस ऑफ, हमने ऑरिजिन तो यहाँ पे कवर अप कर लिया, यहाँ पे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो जैसे तुम्हें इस डायग्राम में दिख रहा है कि पोजीशन के बेसिस पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टम। जो तुम्हें ऑरेंज पोर्शन से दिख रहा है, ये वाला पोर्शन और नीचे रूट्स वाला पोर्शन, इसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। और क्योंकि ये शूट और रूट में दोनों में ही है, इसीलिए एपिकल मेरिस्टम के दो टाइप्स हो जाते हैं। क्या क्या? रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम रूट की हाइट बढ़ाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टम शूट की हाइट बढ़ाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम तुम्हें कहां दिख रहा है? ये दो परमानेंट रीजन्स के बीच में, इंटर मतलब बीच में, कैलरी मतलब फंसा हुआ, दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में फंसा हुआ मेरिस्टम इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? इन बिटवीन परमानेंट टिश्यूज के बीच में होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैम एक बात बताओ, जब हाइट शूट एपिकल मेरिस्टम बढ़ा ही लेता है तो इंटरकैलरी मेरिस्टम का क्या फायदा है? क्यों ये प्रेजेंट है हमारा? देखो, मान लो वैसे इसका जो फंक्शन है वो ज्यादातर देखा जाता है ग्रासेस में। ग्रासेस को ग्रेजिंग एनिमल्स खा जाते हैं। जब ग्रेजिंग एनिमल घास को खा जाएगा तो इसका एपिकल मेरिस्टम तो खत्म, टाटा बाय बाय। तो हाइट कौन बढ़ाएगा? हाइट बढ़ाने में तब काम आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। जब भी कभी शूट एपिकल मेरिस्टम हट जाएगा उस टाइम पे हाइट बढ़ाने का काम कौन करेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इंटरनोड लेंथ। तो मेरे प्यारे बच्चों को अब इंटरनोड तो पता है, स्टैम में नोड्स होती है और नोड्स के बीच के रीजन को बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। सो क्या फायदा है इसका? हेल्प्स टू इंक्रीज height in grasses when shoot apical meristem is removed। कौन रिमूव कर रहा है? बाय ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद बात करते हैं हम लेटरल मेरिस्टम की। लेटरल, ये तुम्हें साइड्स में दिख रहा होगा, ये और ये। ऐसे ज़ूम करो, ये हमारी स्टेम है 3D में, तो ये 3D में ग्रो करता है और 3D में ही अपनी पेरिफेरल रीजन को ऐसे
वो करता है, चौड़ाता है, ठीक है, प्लांट्स की विड्थ को चौड़ाता है. सो दिस इज द थर्ड पार्ट, लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम को हम कैम्बियम नाम भी दे देते हैं. और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम तो है ही. काम क्या है इसका? इंक्रीज विड्थ. मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑरिजिन के बेसिस पे और इसके पोजीशन के बेसिस पे समझ में आ गया होगा. अगर मैं पोजीशन के बेसिस पे इन दोनों को कैटेगराइज करूं ऑरिजिन के साथ रिलेशन करके, तो ये प्राइमरी होंगे क्योंकि हाइट बढ़ा रहे हैं. ये वाला सेकेंडरी होगा क्योंकि ये विड्थ बढ़ा रहा है. ठीक है, समझ में आया? एक बार देख लो अच्छे से. बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है हमारे पास? सिंपल परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज की बात हम करने जा रहे हैं. तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? जो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर देते हैं. ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं कर सकते. इसकी दो कैटेगरीज है, सिंपल परमानेंट और लो लिख देती हूं, परमानेंट टिश्यूज. लूज कैपेसिटी टू डिवाइड नहीं कर सकते. अब यहां पे क्या है? इसके दो पार्ट्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल वाले मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स. और कॉम्प्लेक्स वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ठीक है, क्लियर बात? चलो तो अब स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की. तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बच्चों तीन कैटेगरीज है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा. ये वाला जो डिवीजन है वो इनका टीएस है और ये वाला जो डिवीजन है वो उनका एलएस है, लंबाई से काटा है. लेकिन अब ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन तुमने देख ली. अब बारी आती है अमीशा मैम के डायग्राम्स की. तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी बच्चों? पैरेन्काइमा की. पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा के सेल्स को पहले बना के देखते हैं. तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं. इस टाइप से ये है इसके सेल्स. कुछ इंपॉर्टेंट बातें पैरेन्काइमा सेल्स की, पैरेन्काइमा टिश्यूज की. प्लांट की बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला कोई टिश्यू है तो वो है पैरेन्काइमा टिश्यू. ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या आ गई? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट्स. कहाँ लोकेटेड है? एग्जाम्पल रूट हुई, स्टेम हुई, फ्लावर हुआ या तुम्हारे फ्रूट्स हुए, हर जगह प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा पैरेन्काइमा. दूसरा, अगर तुम सेल्स के साइज को देखो तो लगभग सारे सेल्स सेम साइज के हैं, है ना, सेम साइज के. इस चीज को कहा जाता है आइसो डायमेट्रिकल सेल्स. आइसो डायमेट्रिकल सेल्स मतलब सेम डायमीटर वाले सेल्स, यानी कि सबका साइज लगभग सेम है. दूसरी अगर मैं बात करूं इसके सेल वॉल की, तो बच्चों इसकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल. एकदम पतली होती है बेचारे, क्योंकि अभी नई बनी है, तो थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी. और अगर इसके इंटरसेल्युलर स्पेस की बात करें तो लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस. लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस. ठीक है, इसका मेजर फंक्शन क्या है? जब ये इतना ज्यादा अबंडेंट प्रेजेंट है तो इसका कुछ मेन काम भी होता होगा. तो प्लांट की बॉडी में स्टोरेज का काम बच्चों करते हैं पैरेन्काइमा. ठीक है, क्या है इसका फंक्शन? हेल्प्स इन फूड एंड वाटर
स्टोरेज, फूड और वाटर स्टोरेज में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर मान लो प्लांट को कोई और फंक्शन कराना हुआ हो तो उसके अकॉर्डिंग ये मॉडिफाई भी हो सकते हैं। ठीक ठीक है, यही पे लिख दूं क्या? मॉडिफिकेशन की बात करें, नहीं नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, इतना भी क्या, यहां लिख देते हैं मॉडिफिकेशंस किसके? पैरेन्काइमा के। तो पैरेन्काइमा के हमें 2 मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं, या मैं तुम्हें 3 पढ़ा देती हूँ, हम नया पेज निकाला है तो हमने। सबसे पहला आता है तुम्हारा एरेन्काइमा, ठीक है। एरेन्काइमा के बाद क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा के बाद इडियोब्लास्ट, इडियोब्लास्ट, ठीक है। नाम से पता चल रहा होगा वैसे तो तुम्हें, एरेन्काइमा जो हवा स्टोर करेगा, क्लोरेन्काइमा जो क्लोरोप्लास्ट स्टोर करेगा, और इडियोब्लास्ट जो इडियट्स को स्टोर करेगा। हाँ, इडियोब्लास्ट मतलब ऐसा जो फालतू के सब्सटेंस को, एर्गेस्टिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स को स्टोर करके रखता है। सो एरेन्काइमा स्टोर्स एयर। अब हवा स्टोर कहाँ करनी है? जब किसी प्लांट्स को फ्लोट करना हो, जैसे कि सिंघाड़े का प्लांट होता है ना, ट्रापा, तो ट्रापा में प्रेजेंट होता है। सो प्रेजेंट इन एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट्स। कौन? एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा की अगर बात करें तो क्लोरेन्काइमा क्या स्टोर करेगा? स्टोर्स क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट स्टोर किया है तो फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? फोटोसिंथेसिस। वैसे तो प्लांट्स को जरूरत नहीं है, बट तुम्हारे वो हो गए, अभी आगे तुम पढ़ोगे ना, पैलेसेट पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, मेसोफिल सेल्स, वो सारे पैरेन्काइमा के ही मॉडिफिकेशंस है। इडियोब्लास्ट क्या करेगा? स्टोर्स एर्गेस्टिक सब्सटेंस लाइक रेजिन्स, टेनिन्स एटसेट्रा, ये सारी चीजों को स्टोर करता है। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज पैरेन्काइमा और पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस। बात करते हैं सेकंड टिश्यूज के, एंड सेकंड टिश्यू इज योर कोलेनकाइमा। ठीक है, तो अब कोलेनकाइमा टिश्यूज बनाते हैं। ये एक सेल, इसके बाद ये दूसरा सेल, इसके बाद ये तीसरा सेल, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ओ एक मिनट, दोबारा, ये एक सेल, ठीक, इसके बाद ये दूसरा सेल, ये थर्ड सेल, एंड देन दिस इज द फोर्थ सेल। केवल इतने ही सेल्स में हमारा काम हो जाएगा, ज़्यादा बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोलेनकाइमा में क्या खास बात है जो बाकी के टिश्यूज में नहीं होती थी। तो पहले मैं सारे सेल्स की बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। तुम्हें पता है ना, प्लांट सेल ऐसे हेक्सागोनल शेप के होते हैं, तो बस वही बना दो। ठीक है, ये मान लो तुमने सबकी सेल वॉल बनाई है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इन सबके सेल वॉल्स के कॉर्नर्स पे थिकनिंग्स होती है, थिकनिंग्स। ये केमिस्ट्री का बकमिंस्टर फ्लोरीन लगता है, ये ऐसे थिकनिंग्स है। कहाँ कहाँ पर? सेल वॉल के कॉर्नर्स पर। तो यहाँ पर तुम्हें इंटरसेल्युलर स्पेस दिख रहा है ना? इंटरसेल्युलर स्पेस तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो पूछा जाता है ये थिकनिंग्स किस चीज की बनी होती हैं। सो दीज थिकनिंग्स आर मेड अप ऑफ, मैं लिख देती हूँ, किसकी बनी होती है? 3 चीजों की बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन।
सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, तीनों के तीनों राउंडेड थिकनिंग्स। ठीक है, उसके बाद इस सेल को कहा जाता है बच्चों लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। मैम ये मैकेनिकल टिश्यू तो समझ में आ गया, लेकिन आपने ये कैसे डिसाइड किया कि लिविंग है या डेड है? तो अभी मैंने तुमसे फर्स्ट वाले पेज पे पूछा था ना, क्या पूछा था मैंने तुमसे कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान से सुन लो, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर का सारा जो फ्लूइड कंटेंट है उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो अगर किसी भी सेल में इन दोनों में से कोई भी चीज प्रेजेंट हुई तो वो सेल हो जाएगा लिविंग, और अगर नहीं हुई तो वो सेल हो जाएगा डेड। तो हमारे जो कॉलन कायमा है उसमें अच्छे खासा साइटोप्लाज्म भी है और उसमें अच्छा खासा हमारे पास न्यूक्लियस भी है, दैट्स व्हाई दीज सेल्स आर लिविंग। मैकेनिकल क्यों? क्योंकि मान लो कल को बहुत तेजी से आंधी आ जाए तो हो सकता है कि प्लांट जो बॉडी है उसकी वो ब्रेक हो जाए, तो ये क्या करेगा, प्लांट भले ही झुक जाए लेकिन प्लांट वापस से खड़ा हो जाएगा बिकॉज ऑफ कॉलन कायमा। तो ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ताकि प्लांट टूटे नहीं। ठीक है, तो बस यही बातें हमें लिखनी है। समझ में आया कॉलन कायमा के बारे में? इसके बाद हमारे पास एक और मैकेनिकल टिश्यू होता है विच इज योर स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा की खास बात क्या है, ये डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है, डेड मैकेनिकल टिश्यू। कैसे पता चला ये डेड है? क्योंकि इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वो डेड हो जाएगा। अब जो स्क्लेरेनकाइमा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि इसमें लिग्निफाइड सेल वॉल्स, लिग्निफाइड सेल वॉल्स यानी कि सेल वॉल्स में लिग्निन का डिपोजिशन भरा रहता है, एंड लिग्निन इज लाइक अ सीमेंट लाइक सब्सटेंस, है ना, तो ऑब्वियसली बात है रिजिडिटी तो होगी। अब यहां पर ये स्क्लेरेनकाइमा के बच्चों टू टाइप्स आते हैं। स्क्लेरेनकाइमा इज ऑफ टू टाइप्स। पहला आता है स्क्लेरीड्स और दूसरे आते हैं फाइबर्स। स्क्लेरीड्स एंड योर फाइबर्स। चलो स्क्लेरीड्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे राउंड राउंड होते हैं, और ये इस टाइप से। यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी लाइंस होती है। इस टाइप के दिखते हैं हमारे स्क्लेरीड्स, ठीक है, स्टोन सेल्स की तरह, और ये है हमारे फाइबर्स। ये अब तुम दोनों केसेस में देख सकते हो कि इनका ल्यूमेन जो है वो ऑब्लिटेड है यानी कि आड़ा तिरछा है, और इनकी जो सेल वॉल है वो हार्ड है क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन है। तो खास बात क्या है बच्चों इनकी, दे हैव ऑब्लिटेड ल्यूमेन, ऑब्लिटेड ल्यूमेन है, ठीक है। यहाँ पर स्क्लेरीड्स की सबसे इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पर्सपेक्टिव बात है कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो तुमने बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे खाए होंगे जो ऐसे छूने में ना एकदम दानेदार खुरदरे खुरदरे लगते हैं, मतलब ऐसा मैंने कि चुभ रहे हैं सैंड पेपर की तरह, बट एकदम सॉफ्ट नहीं होते हैं। या फिर तुमने तुलसी की पत्ती को भी देखा होगा, ऊपर के सरफेस से एकदम ऐसे ग्रिटी ग्रिटी लग रही है। तो जहाँ भी जिन भी फ्रूट्स की या लीव्स की ग्रिटी अपीयरेंस होती है वहाँ पर स्क्लेरीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका काम क्या है,
gritty appearance in guava सपोटा। सपोटा क्या है बच्चों? चीकू। गुआवा में, सपोटा में और हमारी टी लीव्स में। किसकी वजह से? स्क्लैरिड्स की वजह से। और फाइबर्स का काम क्या है? इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट। तो जो तुम आगे जाके जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स पढ़ोगे वो सारे तुम्हारे ये वाले फाइबर्स ही हैं, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पर पैरेन्काइमा पढ़ लिया, उसके बाद हमने कॉलेनकाइमा इसके मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, फिर हमने कॉलेनकाइमा पढ़ा और उसके बाद फिर हमने स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा और इसके साथ हमारा परमानेंट सिंपल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है दैट इज योर जाइलम। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम का काम क्या है? मैम, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, है ना? यही रट के आए हो तुम लोग, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि जाइलम के टाइप्स क्या होते हैं, बताओ कितने टाइप्स है इसके? 4 है, 2 है, 1 है, 5 है? कितने टाइप्स है जाइलम के बच्चों? मुझे उम्मीद है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा 4 टाइप्स। मैम हम बताते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे तुम गलत हो। ये जो तुमने 4 टाइप्स सोचे हैं अपने दिमाग में, ये जाइलम के कंपोनेंट्स हैं। जाइलम के टाइप्स तो कुछ और ही हैं, ठीक है? जाइलम अलग ही टाइप का होता है। बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि क्या टाइप है और क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। तो जाइलम की सबसे पहले मैं बात करूं अगर कंपोनेंट्स की, तो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं और वो 4 कंपोनेंट्स क्या क्या है? ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि जाइलम के टाइप्स बताओ, भाई बहुत हुआ, अब तुम टाइप्स बताओ, तो जाइलम के 2 टाइप्स आते हैं। एक आता है प्रोटोजाइलम और एक आता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम मतलब कि जो पहले बना और मेटाजाइलम जो बाद में बना, ठीक है? तो सबसे पहली बात, फॉर्म्ड फर्स्ट, फॉर्म्ड लेटर, ठीक है? ये पहली बार बना है तो इसका साइज थोड़ा छोटा रह जाता है। तो यहाँ पे स्मॉल साइज्ड एलिमेंट्स, और ज्यादातर हम यहाँ पे बात करते हैं वेसल्स की, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? लार्ज साइज्ड। तो अगर मैं वेसल्स का डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर होगा इस टाइप से, ज़्यादा ही छोटा हो गया है, ज़्यादा ही, इस टाइप के। और मेटाजाइलम में क्या हो जाएंगे? थोड़े से लार्ज टाइप के, ठीक है? कंपोनेंट्स अलग है, टाइप्स अलग है। दूसरा है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पे भी है। On the basis of origin. On the basis of origin इसके क्या टाइप्स हैं? We have primary xylem and we have secondary xylem, ठीक है? तो प्राइमरी जाइलम क्या होंगे? जो स्टार्टिंग से ही बने होंगे जब हमारी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ चल रही होगी, और सेकेंडरी जाइलम बने होंगे कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से। सो दीज आर present by birth, these are formed during lateral या फिर secondary growth of plant, during lateral growth of plant.
समझ में आया क्या क्या बातें हैं? जाइलम के कंपोनेंट्स पढ़ लिए हमने, जाइलम के टाइप्स पढ़ लिए, और जाइलम के टाइप्स हमने ऑरिजिन के बेसिस पे भी पढ़ लिए। क्लियर? चलो अब बात करते हैं एक और चीज की, और वो चीज क्या है कि जाइलम का अरेंजमेंट कैसा है, जो हम वर्ड पढ़ते हैं एंडार्क एंड एक्सार्क। सो अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट की दो कैटेगरीज है। वी हैव एंडार्क एंड एक्सार्क। एंड मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, एंडार्क मतलब अंदर, एक्सार्क मतलब बाहर। तो मान लो हमारी ये एक प्लांट का कोई भी पार्ट और उसका टीएस है, ठीक है, प्लांट का कोई भी पार्ट और उसका टीएस, ये टीएस हो गया। अब यहाँ पे बना के देखते हैं। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि एंडार्क में अंदर, ऐसे, और यहाँ पर एक्सार्क में बाहर की तरफ हो प्रोटोजाइलम, यहाँ पर अंदर की तरफ बड़े बड़े, यहाँ पर बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट है, ध्यान से समझना। अगर क्या हो, एंडार्क में अगर अंदर वाले प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम अगर अंदर हुआ तो एंडार्क है, और अगर हमारा प्रोटोजाइलम बाहर हुआ तो वो एक्सार्क है। ऑरेंज ऑरेंज वाले क्या है हमारे? मेटाजाइलम, ये भी मेटा और ये भी मेटा। तो अगर एआई मेटा बाहर अंदर हुआ, मतलब सॉरी प्रोटो के टर्म्स में समझो, अगर प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्क, प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्क, बात ही खत्म। ठीक है, समझ में आया? एक्सार्क कहाँ मिलेगा? एक्सार्क मिलेगा रूट्स में। एंडार्क कहाँ मिलेगा? बाकी सारे पार्ट्स में। एक्सार्क रूट्स में, एंडार्क बाकी सारे पार्ट्स में। तो ये समझ में आ गया अरेंजमेंट, एंडार्क और एक्सार्क। अब बात करते हैं जाइलम के कंपोनेंट्स की। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स थे? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, साथ में लेके चलते हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, इनको साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, हमारे जो ट्रैकिड्स और वेसल्स है ना, वो साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे। ये हमारी एक वेसल, ऐसे, आए हाय, थोड़ा सा इसको यहाँ से रब करके देखती हूँ, ऐसे। और इसके साइड में हमारे प्रेजेंट है, क्या है ये? हमारे ट्रैकिड्स। अब यहाँ पर इनमें एक और सेल वॉल होगी अंदर की तरफ, थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं, ऐसे। अब बच्चों ये जो अंदर वाली सेल वॉल है ना, वो ऐसे अलग अलग एक्सटेंशंस बना लेती है वेसल्स के अंदर, कुछ भी डिजाइनिंग बन जाती है, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, इसके अलावा दोनों ट्रैकिड्स और वेसल्स में होल्स होते हैं, होल्स, दीज आर कॉल्ड एज पिट्स। ये सब पिट्स होते हैं। फायदा क्या होगा इससे? यहां से अब हमारा जो पानी है वो वेसल में तो ऐसे जाएगा, लेकिन वो ऐसे जिगजैग करता हुआ कभी यहाँ से यहाँ कैसे भी जा सकता है इन पिट्स की हेल्प से। तो दीज पोर्स आर कॉल्ड एज योर पिट्स। जल्दी से मुझे याद करके बताओ कि ट्रैकिड्स सबसे पहले किस प्लांट के मेंबर में आए थे? विच प्लांट मेंबर हैड द ट्रैकिड्स? और किन प्लांट मेंबर में वेसल्स एब्सेंट होते हैं? आई वॉन्ट टू नो द आंसर। आंसर दो बच्चों। सो ये हमारे ट्रैकिड्स हैं, दीज आर द ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स की खास बात क्या है? दीज हैव फ्यूज्ड या फिर टेपीफॉर्म एंड्स। इनके जो एंड्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड है। ठीक है, दूसरी बात, फर्स्ट ऑरिजिनेटेड इन किसमें? टेरिडोफाइट्स। सबसे पहली बार ये आए थे टेरिडोफाइट्स में। मिल गया आंसर,
है ना। फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स, लेन प्लांट्स वर टेरिडोफाइट्स, जिसमें सबसे पहले ट्रैकिड आया था। दूसरी, ये जो हमारे दूसरे मेंबर हैं, दीज आर आवर वेसल्स, ये क्या है हमारे वेसल्स, ठीक है। तो वेसल्स में क्या होता है, ब्रॉड ल्यूमेन, ब्रॉड ल्यूमेन होते हैं, और वेसल्स जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होते। ठीक है। और ट्रैकिड्स और वेसल्स का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और यहां पे जो कंडक्शन होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में। बात आ गई समझ में, हाँ, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। बात करें हमारे सेकेंड दो कंपोनेंट्स की, कौन कौन से, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स हैं, फाइबर आ गए, स्क्लेरेन्काइमा के बने होंगे तो सपोर्ट दे देंगे, सो दीज हेल्प इन सपोर्ट। और अगर मैं बात करूं जाइलम पैरेन्काइमा की, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा को हम रे पैरेन्काइमा भी बोल देते हैं। उसका रीजन है क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में पानी को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। जैसे अगर ये स्टेम है तो इसमें ऊपर तो ले जा रही है ट्रैकिड्स और वेसल्स, लेकिन इसकी ट्रांसफर सेक्शन में इसके अलग अलग रेडियस पे पानी पहुंचाने का काम कौन करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा। सो क्या फंक्शन है इसका, हेल्प्स इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसके अलावा ये पैरेन्काइमा है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत स्टोर भी करेगा पानी और फूड्स वगैरह को, तो ये इसके काम है। इसके बाद हमने जाइलम और ट्रैकिड्स कर लिया, वेसल्स ट्रैकिड्स कर लिए, फाइबर्स कर लिए, पैरेन्काइमा कर लिए। बात कर लेते हैं हम फ्लोएम की। तो जैसी कहानी जाइलम के साथ थी वैसी ही कहानी फ्लोएम के साथ है। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, प्रोटोजाइलम, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। और इसके भी दो ही अरेंजमेंट है, एंडार्क और एक्सार्क, ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सारी चीजें सब कुछ डिट्टो सेम है, तो मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, सारी चीजें वेल अंडरस्टूड है। हम सीधे बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, ठीक है, बाकी सारी चीजें तो सेम है। तो क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तुम्हारे जो टेरिडोफाइट्स हैं या जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें 2 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो वहां पर कुछ और मिलते हैं। जैसे वहां पे सीव ट्यूब के बदले क्या मिलता है, सीव सेल्स, और कंपेनियन सेल्स के बदले वहां पे मिलते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। बाकी सारी चीजें सेम रहती है, बस सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स के बदले चेंज हो जाता है। सीव ट्यूब के बदले सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स के बदले एल्ब्यूमिनस सेल्स। बाकी सारी चीजें सेम है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये वाले जो पार्ट्स है वो हमारे एंजियोस्पर्म्स के हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है, और एक ही डायग्राम से तुम्हें सारा का सारा कुछ समझ में आ जाएगा फ्लोएम, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम्स। ये जो तुम्हें सामने डायग्राम दिख रहा है ये कौन है, सीव ट्यूब, ठीक है। सीव ट्यूब के बगल में इसके कंपनी देने वाले सेल्स बनाते हैं, इनको कंपनी देने वाले सेल्स,
ये ये और ये, ठीक है। चलो अब इनकी बाउंड्रीज, ये इनका न्यूक्लियस, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए इस चीज़ में समझने के लिए। मेन बातें यहाँ से लेकर यहाँ तक, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म बेटा तुम भी बनाते जाओ, तुम बनाओगे ना तभी तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें। दिस इज साइटोप्लाज्म, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर ही साइड में प्रेजेंट होते हैं कुछ और सेल्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस। तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे केवल और केवल सीड ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं है, बाकी सारे सेल्स के पास न्यूक्लियस है, ठीक है। तो हमने 3 कंपोनेंट्स अरेंज कर लिए जाइलम के, और अब बारी आती है लास्ट कंपोनेंट की, विच इज योर फाइबर्स। ऐसे बीच में इस तरीके से। तो ये पूरा फ्लोएम का कंपोनेंट अरेंज हो गया। थोड़ा सा इसको लेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें ये वाला जो पार्ट दिख रहा है बच्चों, दिस पार्ट इज योर सीव ट्यूब, ठीक। ये वाले जो ग्रीन वाले सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर द कंपेनियन सेल्स। ये ऑरेंज वाले जो सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे बना देती हूँ, दीज आर द फ्लोएम पैरेन्काइमा। रुको, दीज आर द फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है। और ये जो तुम्हें बीच बीच में फाइबर्स दिख रहे हैं, दीज आर द फ्लोएम फाइबर्स। समझ में आया? ये सारे कंप्लीट डायग्राम में देखना, जो एनसीईआरटी बोल रहे हैं वो वाली बातें मैं बता रही हूँ। ये जो सीव ट्यूब्स हैं, इसमें ये वाला जो रीजन है जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इसे कहा जाता है सीव प्लेट। ये सीव प्लेट्स कुछ नहीं, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन है जहाँ से तुम्हारा फूड ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि पहले क्या हुआ, बहुत सारे सीव सेल्स अरेंज थे। सीव सेल से तो सीव ट्यूब आए हैं, तो सीव सेल्स की जो वॉल्स है वो आपस में फ्यूज हुई, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस बने, जिससे पूरा एक सीव ट्यूब बन के तैयार हो गया। ये जो तुम्हें येलो वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म है तो ये लिविंग है। ठीक है, मैंने कहा था प्रोटोप्लाज्म का कोई भी पार्ट होगा तो वो लिविंग हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियस नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म है। और ये जो तुम्हें बीच का पूरा पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द वैक्यूल, जिसके थ्रू हमारा फूड ट्रांसपोर्ट होगा। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है। दूसरी बात क्या है कि सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल के बीच की जो वॉल है, इसको कहा जाता है पिट फील्ड्स। पिट फील्ड्स मतलब जहां पर कॉमन सेल वॉल आती है बिटवीन सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, वहां पर सेल वॉल बहुत पतली हो जाती है और उसे कहा जाता है पिट फील्ड्स। ठीक है, उसके बाद ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, यहाँ पर इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होंगे, वही प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस, ताकि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। क्या है ये? दीज आर प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस।
ठीक है। थिन सेलुलोजिक सेल वॉल हो गई, जैसे कि किसी भी पैरेन्काइमा की होती है, टेपरिंग एंड से डेंस साइटोप्लाज्म है, वो सारी बातें हैं। तो हमने मेन बातें कर ली। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों कि सीव ट्यूब का जो भी फंक्शन है उसको संभालने का काम करता है कंपेनियन सेल, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है। तो क्योंकि ये सीव ट्यूब को कंपनी दे रहा है काम करने के लिए, इसे कहा जाता है कंपेनियन सेल्स। और मजे की बात तो ये है कि दोनों के दोनों सेल्स है ना, एक ही इनके जो मदर सेल है वो सेम है। तो सेम सेल से ही तुम्हारा सीव ट्यूब बना है, सेम सेल से ही कंपेनियन सेल बना है, इसीलिए दोनों को हम सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टर सेल्स भी कहा जाता है। तो चलो इनके बारे में खास बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा लिविंग है कौन सा डेड है। तो सीव ट्यूब्स आर लिविंग, कंपेनियन सेल्स लिविंग, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग और फ्लोएम फाइबर्स डेड। ठीक है, फ्लोएम का कंपोनेंट समझ में आ गया। एक बार जरा बात कर लेते हैं जाइलम की भी। जाइलम के कौन कौन से कंपोनेंट्स लिविंग है या डेड है? जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग, जाइलम फाइबर डेड। इसके अलावा ट्रैकिस एंड वेसल्स दोनों के दोनों डेड। ठीक है, दोनों डेड है, लेकिन इनकी सेल वॉल बनी होती है इसीलिए। तो ये हो गए लिविंग डेड। उसके बाद हमने ये वाले पढ़ लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीव ट्यूब का काम क्या है? फूड का कंडक्शन कराना, मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, सो हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड मल्टी डायरेक्शनल और हैव सीव प्लेट्स एंड क्या होते हैं इसके पास भर भर के सीव प्लेट्स हो गए और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल। न्यूक्लियस नहीं होता तो इसका काम कौन संभाल लेता है? हमारे कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स की बात करते हैं तो कंपेनियन सेल्स आर न्यूक्लिएटेड एंड दीज आर ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि विदाउट न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं कहाँ पर? इन सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन किया जाता है। यहां पर फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या हो जाएगा? दीज हैव टेपरिंग एंड डेंस साइटोप्लाज्म, स्टोर फूड वाटर स्टोर करने का काम है, क्योंकि भाई पैरेन्काइमा है। लेकिन सबसे मजेदार बात जो है, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। इस चैप्टर में ना भर भर के तुम्हारे को कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस याद रखनी है। उसमें से एक लोकेशन क्या है कि मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हम फ्लोएम फाइबर्स की, तो फ्लोएम फाइबर्स की क्या है? ये स्क्लेरेन्काइमा के बने होंगे। स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? नॉट प्रेजेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्लोएम फाइबर्स प्राइमरी फ्लोएम में नहीं मिलते, फ्लोएम फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है जब तुम्हारा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर, तब बनते हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, हेम्प, फ्लैक्स कमर्शियली यूज्ड। किस किस को यूज किया जाता है? हाँ, जूट, हैम्प और फ्लेक्स, इनके जो फाइबर्स हैं उनका कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है। अलग अलग टाइप्स की रोप्स बनाने के लिए या फिर तुम्हारी पॉलीबैग्स बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। जूट के बैग भी तुमने यूज किए होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है तुम लोगों के लिए, अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिख लो। ठीक है, तो हमने सब कवर कर लिया किसके अंदर? सिंपल और
किसके अंदर? सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर। अब बारी आती है बच्चों किसकी? टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स की। ठीक है, मान लो कल को ऐसा हो कि ये हरा भरा प्लांट है, ठीक है, बढ़िया सा प्लांट है ये, और मैंने इस प्लांट के स्टेम को आरी लेके काट दिया, स्टेम को ऐसे आरी लेके काट दिया। तो जब मैं इस स्टेम को अंदर से देखूंगी ना, झांकूंगी इसमें, तो मुझे अलग अलग टाइप्स के टिश्यू सिस्टम्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के टिश्यू सिस्टम। उन टिश्यू सिस्टम को क्या नाम देते हैं वही हमें यहाँ पे अब पढ़ना है। ये बीच में ठीक है, तो हमारे प्लांट की बॉडी में बच्चों 3 टाइप्स के ही टिश्यू सिस्टम मिलते हैं। वो 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम क्या हैं उनको देखो। सबसे पहले जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर को कहा जाता है, सबसे आउटर मोस्ट इज योर नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो तुम्हें दिख रहा है इसे कहा जाता है ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और जो तुम्हारा थर्ड नंबर पे सबसे अंदर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम मिलते हैं प्लांट्स में। तुम चाहे रूट्स का डायग्राम देखो, चाहे स्टेम का डायग्राम देखो, चाहे लीव्स का डायग्राम देखो, तीनों ही लेयर है। बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके बाद बीच में वास्कुलर टिश्यूज और बीच में सबसे अंदर वास्कुलर टिश्यूज और बीच में ग्राउंड टिश्यूज। तो अब इन्हीं तीनों टिश्यू सिस्टम को हमें कवर अप करना है डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है। अब जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसके कुछ मॉडिफिकेशंस भी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात इट इज आउटर मोस्ट। इसको अलग अलग नाम भी देते हैं, जैसे स्टेम में इसको एपिब्लेमा बोल दो, रूट्स में इसको राइजोडर्मिस बोल दो, लेकिन इसके जो मॉडिफिकेशन है उन पर थोड़ा सा खास ख्याल हमें रखना है। बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। मॉडिफिकेशंस, ठीक है, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू कवर अप द मॉडिफिकेशंस। सबसे पहला मॉडिफिकेशन है रूट हेयर। ठीक है, तुम्हें याद हो तो रूट हेयर हमारे एपिडर्मल ऑरिजिन के ही होते थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था। और एपिडर्मिस के तो होते थे, लेकिन किस रीजन से बनते थे? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज, इलोंगेशन या मैचुरेशन। तो मैम ये मैचुरेशन से बनते थे, नो डाउट। ठीक है, तो खास बात इनकी क्या क्या है कि यूनिसेल्युलर एपिडर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, यूनिसेलुलर होते थे और काम क्या है इनका? पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। दूसरा इसका जो एक्सटेंशन है दैट इज स्टेम हेयर, जिनको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। ठीक है, ट्राइकोम्स क्या है? हमारे स्टेम के हेयर। और जैसे हमारे रूट हेयर यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन हमारे जो ट्राइकोम्स है बच्चों वो होते हैं मल्टीसेलुलर। ये बहुत ही ज्यादा अलग है क्योंकि ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, इसके अलावा सिक्रीटरी फंक्शन के भी हो सकते हैं। सो तीनों पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। क्या क्या? दीज आर मल्टीसेलुलर, ठीक है, दीज कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, एंड थर्ड पॉइंट इज क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? दीज कैन बी सिक्रीटरी, कैन बी सिक्रीटरी, कुछ सिक्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सटेंशन क्या है इसकी? क्यूटिकल। तुमने देखा होगा जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं या फिर ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा पानी में रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स, और डेजर्ट प्लांट्स को ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो ज़ीरोफाइट्स को पहले ही पानी नहीं है, और अगर वो ट्रांसपिरेशन से पानी उड़ा देंगे तो उन पर कुछ बचेगा नहीं। ऐसे हाइड्रोफाइट्स पर बहुत पानी है ना, तो उनको ज़्यादा एवापोरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, जहाँ पे भी तुम्हारे प्लांट्स को ट्रांसपिरेशन को रोकना होता है वहाँ पर उनके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होती है, जिसकी किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की। और वो वैक्सी सब्सटेंस जो होता है उसे कहते हैं हम क्यूटिन। ठीक है, सो इट इज मेड ऑफ क्यूटिन
एंड प्रिवेंट्स, क्या प्रिवेंट करता है ये? एंड प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन। क्लियर? ये तीन एक्सटेंशंस किसकी है? ये मॉडिफिकेशंस एपिडर्मिस की। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है वो है तुम्हारी बचपन से पढ़ी हुई स्टोमेटा। स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा की बात करते हैं। स्टोमेटा कैसा दिखता है? ऐसे दो राजमा होते हैं। ओहो, इतने बड़े राजमा, छोटे से राजमा होते हैं ऐसे। दूसरा राजमा ये रहा, ठीक है। ये दो राजमा है। इन दोनों राजमाओं में क्या होता है बच्चों? जो अंदर वाली लेयर होती है वो थोड़ी थिक होती है। दिस इज थिक। ऐसे ये वाली भी थिक। और बाहर वाली जो वॉल है वो कंपैरेटिवली थिन है। इसके अलावा यहाँ पे बीच में सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है विच आर द क्लोरोप्लास्ट। इसके बाहर सराउंडिंग सेल्स होंगे। यहाँ पर तुम्हें सराउंडिंग सेल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि एनसीईआरटी में सराउंडिंग सेल्स के दो नाम दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर काम। काम के बेसिस पे दो नाम है, ठीक है। वो दोनों नाम को तुम्हें समझना है। एक मिनट, अब ये हैंग करेगा, ठीक है। ध्यान दो। सांबा सांबा सांबा, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ जी, चल गए। हाँ, बात करते हैं वो वाले एपिडर्मल सेल जो इन गार्ड सेल्स को तुरंत के तुरंत सराउंड कर रहे हैं। उनका नाम एनसीईआरटी में अलग दिया हुआ है। ये इनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। और बाहर वाले तो एपिडर्मल सेल्स हैं ही। तो यहां पर तुम्हें ध्यान देना है इस पे। दिस इज गार्ड सेल, ठीक है। इसके बाद गार्ड सेल हो गया। इसके बाद ये जो सेल्स है सराउंडिंग में, न्यूक्लियस बना दो इन सबके, सब न्यूक्लिएटेड है और सारे के सारे लिविंग है। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। और ये सबसे बाहर वाले क्या है? एपिडर्मल सेल्स। ये अंदर क्या है इसमें? क्लोरोप्लास्ट। दीज आर क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है इसकी? आउटर वॉल। और ये क्या है इसकी? इनर वॉल। दोनों ही वॉल में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आउटर वॉल इज थिन, पतली होती है, और इनर वॉल इज थिक, मोटी होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो स्टोमेटल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर मतलब बात तो ये, टर्गर प्रेशर। मान लो किसी भी प्लांट सेल में जब पानी एंटर करेगा तो वो पानी प्लांट्स की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब जो तुम्हारा फिजिक्स का लॉ होता है एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन वाला, उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स की सेल वॉल भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी सेल मेम्ब्रेन पे। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है बाय द सेल वॉल दैट इज कॉल्ड एज द टर्गर प्रेशर। या सिंपल शब्दों में पानी अंदर घुस के जो वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है दैट इज टर्गर प्रेशर। तो मान लो पानी यहां से अंदर एंटर किया है ना, अगर अंदर वाली वॉल थिन होती तो पानी इतना प्रेशर लगाता ये वॉल पिचक जाती, लेकिन ये थिक है तो क्या होगा? पानी का प्रेशर बाहर वाली वॉल पे ज्यादा होगा तो पानी की एंट्री से स्टोमेटल पोर खुल जाएगा। समझ में आया? ये जो बीच का स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है स्टोमेटल पोर। एंड स्टोमेटल पोर ओपन एंड क्लोजेस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टर्गर प्रेशर। opens
and closes with respect to change in टर्गर प्रेशर. प्रेशर की स्पेलिंग क्या लिखती है? प्रेशर ऑफ किसके? गार्ड सेल्स के टर्गर प्रेशर की वजह से. ठीक है. अब गार्ड सेल्स की बैंड बच गई. क्यों बच गई बैंड? क्योंकि गार्ड सेल्स डाइकॉट्स में अलग शेप के होते हैं और वही गार्ड सेल्स मोनोकॉट्स में अलग शेप के होते हैं. मोनोकॉट्स का एग्जांपल जैसे कि ग्रास, व्हीट, मेज. ठीक है. डाइकॉट्स के जो गार्ड सेल्स होते हैं दीज आर बीन शेप्ड, या राजमा की तरह होते हैं. और मोनोकॉट्स के जो गार्ड सेल्स होते हैं दीज आर बैरल शेप्ड. स्पेलिंग देख लेना. बैरल की क्या होती है? डंबल. डंबल लिख लेती हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा. डंबल शेप्ड. ठीक है. अब ये हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, आउटर वॉल थिक, आउटर वॉल थिन, अंदर वॉल थिन. इतना हो गया. स्टोमेटा खुल गया, बंद हो गया. अब एक और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉइंट है. एक टर्म होता है स्टोमेटल अपैरेटस. किन किन चीज़ों को मिला के तुम स्टोमेटल अपैरेटस बोलते हो? तो इसको भी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा. क्या क्या है? आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई कलर्स, सो इट मस्ट बी ऑफ वाइट कलर. इट इज स्टोमेटल पोर. एक तो बीच में आने वाला स्टोमेटल पोर, उसके अलावा साइड में प्रेजेंट गार्ड सेल्स जो उसको सराउंड कर रहे हैं, और इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? सब्सिडरी सेल्स. स्पेलिंग मिस्टेक हो तो तुम देख लेना, ऐसे हल्ला मत बचा देना. बात समझ में आई क्या क्या है स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल अपैरेटस? तो ये पूरी ही सलाइड तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अच्छे से पढ़ लेना. एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, किसकी कैसी शेप होती है, किसमें क्या क्या चीज होती है, सारा कुछ. ठीक. चलो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया. बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की. तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बच्चों कुछ लेयर्स होती हैं, वो तुम्हें बस नाम पढ़ लो अभी. बाकी जैसे जैसे हम उसमें आते जाएंगे अपने टीएस में तो मैं डिटेल में बता दूंगी. ठीक है. तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के लेयर्स का नाम क्या है बच्चों? इट कंटेन्स हाइपोडर्मिस, इट कंटेन्स जनरल कॉर्टेक्स, it contains endodermis, it contains pericycle, it contains conjunctive tissues roots के केस में, it contains pith. ये 5-6 लेयर्स तुम्हारे किस में आती हैं? प्लांट्स के अलग अलग जगह के ग्राउंड टिश्यूज में. और हर लेयर का अपना अपना कुछ मॉडिफिकेशन है. किसी प्लांट के पार्ट में कोई लेयर होती है, कोई लेयर नहीं होती. किसी में कोई पैरेन्काइमा का बना है, कोई कॉलेनकाइमा का बना है. तो वो सारी चीजें बच्चों ट्रस्ट में याद करनी पड़ेगी. इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शनल केसेस, उनको याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो इनके बारे में हमें अब डिटेल में पढ़ना है. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो मैं आगे तुम्हें बता दूंगी. ठीक है. अभी बस इनके नाम पढ़ लो. इसके बाद बढ़ते हैं हमारे, अरे अभी एक और रह गया है तुम्हारा, यहाँ पे लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज योर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. वास्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम एंड फ्लोएम तुमने डिटेल में तो पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए, कंपोनेंट्स पढ़ लिए. लेकिन यहाँ पर एक और टाइप है, एक और टाइप है कि अलग अलग पार्ट में वो किस तरीके से अरेंज्ड है. तो तुम्हें यहाँ पे 2 पढ़ने हैं. रेडियल एंड कॉन्जॉइंट. अब मान लो कॉन्जॉइंट में भी इसके 2 कैटेगरीज हैं, ओपन एंड क्लोज्ड. ठीक है. तो रेडियल में क्या होता है? ये मान लो मैंने टीएस बनाया, यहाँ पे भी टीएस और यहाँ पर भी टीएस. ठीक है. अगर ऐसा हुआ कि
एक रेडियस पे जाइलम है, एक रेडियस पे फ्लोएम है, एक रेडियस पे जाइलम, एक रेडियस पे फ्लोएम, यानी कि ऑल्टर जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन अल्टरनेट रेडियाई। अल्टरनेट रेडियस पे प्रेजेंट है तुम्हारे जाइलम और फ्लोएम। मान लो जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ जाइलम, ठीक है, उसके बाद मैंने बनाया फ्लोएम, इसके बाद मैंने बनाया जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। अब बीच में भर दो फ्लोएम, 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 ठीक है, ऐसे। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है एक रेडियस पे जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, जाइलम है, फिर फ्लोएम है, जाइलम है, फिर फ्लोएम है, इस टाइप का अरेंजमेंट। और ये वाला जो अरेंजमेंट होता है ये फाउंड कहाँ होता है? रूट्स में। कहाँ मिलता है? हमारी रूट्स में, ठीक है। कंजॉइंट का मतलब है दीज आर जॉइंटली प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस। कंजॉइंट मीन्स जॉइंटली प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस पर प्रेजेंट है। अब यहां पर भी दो कैटेगरीज है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन इस सेंस में है दैट इट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, और क्लोज्ड इस सेंस में है कि इट इज नॉट ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पर हमेशा एक चीज तो तय है, हमेशा ऐसे ही देखा जाता है कि अंदर की तरफ जाइलम होता है और बाहर की तरफ हमारा फ्लोएम होता है, पिंक से बाहर फ्लोएम, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में बच्चों एक लाइन है तो वो दिखा रहा है क्लोज्ड, और अगर इन दोनों के बीच में दो लाइंस हैं तो ये दिखा रहा है ओपन। इसमें से सेल्स भी बना लो क्योंकि कैम्बियल रिंग बन जाती है, ठीक है। ओपन, तो ओपन कहाँ मिलेगा तुम्हें? डाइकॉट्स में, क्योंकि डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन मोनोकॉट्स में कैसा मिलेगा? क्लोज्ड, क्योंकि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो कंजॉइंट की लोकेशन अगर कोई पूछे तो कंजॉइंट की लोकेशन कहाँ हो जाएगी? स्टेम, लीव्स। रूट्स में क्या था? रेडियल अरेंजमेंट। समझ में आई ये बात? हाँ, तो हमने अब तक क्या कवर कर लिया? पहले हमने प्लांट्स के टिश्यूज पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद प्लांट्स के टिश्यू सिस्टम पढ़ लिए। अब बारी आती है उस पार्ट की जो फाइनली हमारे न्यू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, टीएस ऑफ टिश्यूज, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के जो पार्ट्स है प्लांट्स के उसके टीएस पढ़ने हैं, तो हम वो टीएस पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं हमारी टीएस ऑफ रूट्स, टीएस ऑफ डाइकॉट रूट्स और टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट्स। तो अब ध्यान से पेशेंस से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे चैप्टर का। जब भी मैं प्लांट्स की रूट्स का टीएस काटूंगी तो मुझे वही लेयर्स दिखेंगी, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यूज और वास्कुलर बंडल्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिडर्मिस की। आई एम ऑलरेडी सेइंग बी पेशेंट। ये हमारी एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस से निकल रहे छोटे छोटे रूट हेयर, एंड दीज रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद हमारी जो नेक्स्ट लेयर आएगी, दैट लेयर इज गोइंग टू बी आवर कॉर्टेक्स। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पार्ट, कॉर्टेक्स, ठीक। कॉर्टेक्स के बाद जो नेक्स्ट लेयर है, दैट नेक्स्ट लेयर इज एंडोडर्मिस। फिर एक और लेयर आएगी, दैट लेयर इज पेरिसाइकल, और मैं एकदम राउंडेड बना देती हूँ बीच में। बना क्या? एक सेकेंड, इसको ऊपर कर देते हैं। भाई साहब आप क्यों घूम रहे हो? आप क्यों घूम रहे हो? लो जी लो। भाई साहब, टीएस हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम बनाएंगे रूट्स का।
इसके बाहर वाली लेयर है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाहर वाली लेयर है हमारी एंडोडर्मिस। यहाँ से यहाँ तक बना लो बस। इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद हमारी आती है कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाहर सबसे बाहर वाली लेयर आएगी एंड दैट लेयर इज आवर एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस के हेयर इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है अंदर का वास्कुलर टिश्यूज़। और वास्कुलर टिश्यूज़ में बच्चों क्या होता है, यहाँ पर एग्जार्क अरेंजमेंट है। एग्जार्क मतलब बाहर वाले प्रोटोजाइलम और अंदर वाले मेटाजाइलम। बाहर वाले प्रोटोजाइलम, अंदर वाले मेटाजाइलम, सेम। इस टाइप से। ठीक है, रेडियल अरेंजमेंट हो गया जाइलम का। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ फ्लोएम की, तो फ्लोएम यहाँ पे बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस लेयर से बना लो। दिस इज मान लो अवर फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पे भी फ्लोएम, यहाँ भी फ्लोएम, एंड यहाँ भी फ्लोएम। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद भी यहाँ पर बीच बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों जाइलम और फ्लोएम के बीच में। इनको मैं ऐसे बना देती हूँ। ये एनसीईआरटी में डायग्राम में मेंशन नहीं है, बट लाइंस में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ के भी सेल्स बना लो। ये हो गया। नीचे वाले किसके सेल्स बनाए हैं हमने? एंडोडर्मिस के। दिस इज एंडोडर्मिस। ठीक है, और ये वाली पूरी लेयर ही कर दो पेरिसाइकिल, ये पूरी। ये पूरी लेयर हमारी पेरिसाइकिल है। क्लियर? बात समझ में आई? अब बात आती है इसकी लेबलिंग की। तो बस अब हमारा काम हो गया, अब कुछ बचता ही नहीं है। सबसे पहले दिस लेयर इज एपिडर्मिस। ठीक है, और एपिडर्मिस है तो इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे रूट हेयर प्रेजेंट हो जाएंगे। दिस सेकेंड लेयर इज कॉर्टेक्स। ठीक है, जनरल कॉर्टेक्स है। और ये किससे बनी होगी? हमारी पैरेन्काइमेटस। इसके बाद ये जो थर्ड लेयर है, दिस लेयर इज आवर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की खास बात क्या है? इट कंटेन्स कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इट कंटेन कैस्पेरियन strips made of suberin। यहाँ पर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है जो सुबेरिन की बनी होती है, जिसकी वजह से पानी की एंट्री अंदर नहीं होती है एंडोडर्मिस से होके। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इसको अगले डायग्राम में समझाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस। मान लो पानी अंदर जा रहा है, ये हमारा एक रूट है। ठीक है, और यहाँ पर रूट में सेल्स है, 1 2 3 ऐसे, और यहाँ पे हमारा बीच में जा रहा है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है,
क्लियर है? ये हमारे सेल्स हैं। तो यहाँ पे मान लो ये बाहर वाला जो सेल है ये है तुम्हारा एपिडर्मिस का, ये मान लो तुम्हारा है कॉर्टेक्स का, और ये मान लो तुम्हारा है एंडोडर्मिस का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट तुम्हारा लगेगा डिलीटेड चैप्टर का, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो अब पानी जब अंदर एंटर करता है तो पानी के पास दो रास्ते हैं जाने के, या तो वो सेल वॉल के बीच में से होके जाए या वो सेल्स के अंदर से होके जाए। अगर वो सेल के बाहर से जा रहा है तो उसे कहा जाता है एपोप्लास्ट, और अगर वो सेल के अंदर से बीच बीच में से होके जा रहा है तो उसे कहा जाता है सिम्प्लास्ट। ठीक है, तो जब पानी अंदर एंटर कर रहा होता है तो एंडोडर्मिस में एक दीवार खड़ी हो जाती है, इस दीवार को कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये दीवार पानी के अंदर एंट्री को रोक देती है, यानी कि एंडोडर्मिस के सेल्स में सिम्प्लास्ट नहीं कर सकते, एपोप्लास्ट कर सकते हो। तो फाइनली होता क्या है, ये जो भी पानी यहाँ से जा रहा होता है वो ऐसे करके फिर अंदर एंटर करता है। तो एक एस्पिरिन स्ट्रिप प्रेजेंट है एंडोडर्मिस में, किसकी बनी होती है? सुबेरिन की। तो हमने वहाँ पे वो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये जो पिंक वाली लेयर है इसका नाम क्या है? दिस इज योर पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिख लो। सबसे पहले फॉर्म लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स बनाती थी, जिस वजह से लेटरल रूट्स का ओरिजिन कैसा था? एंडोजेनस। कहाँ पड़ा था? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। दूसरा फॉर्म्स वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। वास्कुलर कैम्बियम बनाती है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जाइलम ऑफ फ्लोएम यानी कि वास्कुलर बंडल्स की। तो वास्कुलर बंडल पे खास ख्याल रखना, ये जो पैचेस हैं दीज आर फ्लोएम पैचेस। ठीक है, ये हमारा जो पूरा पार्ट है ये है हमारा जाइलम, दिस इज द जाइलम। और तुम जाइलम में देख रहे होंगे कि बाहर ये तो बाहर की तरफ छोटे हैं यानी कि प्रोटोजाइलम है, तो ये वाला अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? एंडार्क। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट हो जाता है ये? एंडार्क, सॉरी एक्सार्क, नो मैम नो एक्सार्क। क्यों? क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर है। ठीक है, सो दिस इज योर एक्सार्क बिकॉज प्रोटोजाइलम इज बाहर। इसके बाद फ्लोएम और हमारे जाइलम के बीच में ये जो तुम्हें अलग से टिश्यूज दिख रहे हैं, दीज टिश्यूज आर कॉल्ड एज, इस कलर से, दीज आर कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यूज। कंजक्टिव टिश्यूज कहाँ है ये? प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है कंजक्टिव टिश्यूज। अब तो मुझे ये बताओ जरा सा देख के कि जाइलम और फ्लोएम का जो आपस में अरेंजमेंट है वो कंजॉइंट है या फिर वो रेडियल है? सोचो, बताओ मुझे। जाइलम और फ्लोएम का आपस में अरेंजमेंट कंजॉइंट है या फिर रेडियल है बच्चों? मैम देखो, जाइलम यहाँ पे है और फ्लोएम हमारा यहाँ पे है, तो अरेंजमेंट कैसा है? रेडियल। ये जो बीच का पोर्शन होता है, दिस बीच का पोर्शन इज कॉल्ड एज पिथ। किस कलर से? इस कलर से। दिस इज कॉल्ड एज पिथ, और यहाँ पर पिथ एब्सेंट या फिर पुअरली डेवलप्ड होगी। एब्सेंट या फिर पुअरली एब्सेंट। तो पूरा डाइकॉट रूट का टीएस तुम्हारे सामने बनके तैयार हो चुका है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई पॉइंट तुम्हें समझ में ना आया हो। ठीक है, टीएस ऑफ डाइकॉट रूट्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, कंजक्टिव टिश्यूज, पिथ इज प्योरली डेवलप्ड। लेकिन जब तुम एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे वहां तुम्हें डायग्राम से देखने को लगेगा कि पिथ तो सबसे ज्यादा डाइकॉट्स में ही डेवलप्ड है, बट रियलिटी क्या होगी कि डाइकॉट्स में लेस डेवलप्ड है और मोनोकॉट्स में वेल डेवलप्ड है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम टीएस ऑफ डाइकॉट रूट्स की। तो देखो डाइकॉट रूट्स मोनोकॉट रूट्स में भी एपिडर्मिस सेम होगी, कॉर्टेक्स सेम होगा, एंडोडर्मिस सेम, पेरीसाइकिल सेम। बात हम करेंगे इंपॉर्टेंटली वास्कुलर टिश्यू की, जहां पर डिफरेंस आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर
TS ऑफ मोनोकॉट्स रूट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एवरीथिंग इज सेम टिल पेरिसाइकिल। ठीक है, तो पेरिसाइकिल के अंदर देखते हैं क्या है। ये हमारी पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल के बाद बात करते हैं इसके जाइलम ऑफ फ्लोएम की। एक, दो, तीन, चलो अब बात करते हैं मोनोकॉट रूट्स की। तो डाइकॉट रूट्स और मोनोकॉट रूट्स में सब कुछ सिमिलर है टिल पेरिसाइकिल। जो भी डिफरेंस आता है वो आता है उसके वास्कुलर टिश्यूज में, तो वो मैं लिख देती हूँ। सारी चीजें सेम है और हमें डिटेल में क्या करना है इसका वास्कुलर टिश्यू। सो एवरी थिंग इज सेम टिल पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल तो सब कुछ सेम है, हमें बात करनी है पेरिसाइकिल के अंदर की। तो सबसे पहले हम बना देते हैं पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल बन गई। इसके बाद बात करते हैं इसके जाइलम ऑफ फ्लोएम की। यहाँ एक जाइलम, एक मैं यहाँ और बना देती हूँ इसको रब करके, यहाँ बन जाएगा। एक यहाँ और एक यहाँ, इस टाइप से। ठीक है, तो तुम्हारे को ये जाइलम के पैचेस दिख रहे हैं और इन जाइलम के बीच बीच में प्रेजेंट है हमारे फ्लोएम। यहाँ मान लो फ्लोएम प्रेजेंट हुआ, दिस इज द फ्लोएम। इसके बाद यहाँ पे फ्लोएम, इसके बाद यहाँ पे फ्लोएम, अगेन फ्लोएम, फ्लोएम। भैया बनाते चलो, देखो मत, बनाओ। अगेन फ्लोएम। ठीक है, किसका अरेंजमेंट है ये? रूट्स का। और बीच का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा? पिथ। तो यहाँ पे तुम बच्चों वास्कुलर बंडल के बारे में मैं सारी बातें करनी है। तो वास्कुलर बंडल की खास बात क्या है, पहले बात करते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम, जाइलम का अरेंजमेंट कैसा है? एक्सार्क, क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, स्मॉल साइज्ड वेसल्स। 1 2 3 4 5 6 6 रेडियस पे अरेंज है हमारा जाइलम। इस टाइप के अरेंजमेंट को कहा जाता है हेक्सार्क। हेक्सार्क, ठीक है। जैसे मतलब 2 पे अरेंज है तो डाइआर्क, 3 पे तो ट्राइआर्क, टेट्राआर्क, पेंटाआर्क, हेक्सार्क, मतलब पॉलीआर्क, इस तरीके से चल सकता है। तो कभी भी अगर जाइलम का नंबर 6 या 6 से ज्यादा हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो मोनोकॉट्स के रूट्स है। सो यहाँ पर जाइलम इज हेक्सार्क और पॉलीआर्क। हेक्सार्क और पॉलीआर्क का मतलब क्या है? 6 और मोर देन 6। ठीक है, हेक्सार्क अरेंजमेंट। और बीच में तुम्हारे कंजक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होंगे ही होंगे। बीच का रीजन क्या है बच्चों? यहाँ पे पिथ। ठीक है, यहाँ पे पिथ कैसी होगी? वेल डेवलप्ड। पीछे वाले में, सॉरी आई गेस हम उल्टा बोल रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं वैसे। पीछे वाले में पोली डेवलप्ड है और मोनोकॉट्स में पिथ वेल डेवलप्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो छोटी लगेगी, बट यहाँ पे पिथ वेल डेवलप्ड है। बाकी सारी चीजें सही है। फ्लेम हो गया। पेरिसाइकिल, लेकिन पेरिसाइकिल की इंपॉर्टेंट बात क्या है वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। पेरिसाइकिल विल नॉट फॉर्म, क्या नहीं फॉर्म करेगा? वास्कुलर कैम्बियम।
वास्कुलर कैम्बियम नहीं बनाएगा हमारा पेरिसाइकिल, क्योंकि मोनोकॉट्स है, मोनोकॉट्स में हमारी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सो डिफरेंस क्या है जाइलम में? एक्सार्क है, हेक्सार्क ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये डिफरेंस है जो कि इसको डाइकोट रूट से अलग करता है। ठीक है, सब कुछ सेम है। बात करते हैं हम डाइकोट स्टेम की। इसको भी थोड़ा सा ऊपर भेजना पड़ेगा। ठीक है, इतना बहुत है। अब ध्यान से देखो, डाइकोट स्टेम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है रिंग लाइक वास्कुलर बंडल्स। मतलब रिंग लाइक वास्कुलर बंडल कह लो या रिंग लाइक अरेंजमेंट कह लो। वास्कुलर बंडल से तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। लेट्स कॉल इट रिंग लाइक अरेंजमेंट। ऐसा लगता है कि रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में 2 डायग्राम्स हैं, दोनों ही डायग्राम्स को हम अच्छे से कवर अप करेंगे। कैसे है? पहले डायग्राम में तो एनसीईआरटी ने ऐसे गोल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं। इन बहुत सारी लेयर्स में से एक लेयर कुछ ऐसी है। और इस लेयर को सराउंड कर रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे समोसे। ये ऐसे। ठीक है, तो हमें इसका कोई एक पार्ट डिटेल में स्टडी करना है। तो मान लो मैं ये वाला पार्ट को जूम कर रही हूँ, जूम आउट करके जो मिलेगा हम वो पढ़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है। सबसे बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आती है। उससे पहले मैं वास्कुलर बंडल बना लूँ कुछ ऐसे। बच्चे बहुत ढंग से समझना, एनसीईआरटी के डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ पे अच्छे से समझो। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी एंडोडर्मिस। ठीक, एंडोडर्मिस के बाद हमारा ये इंडिविजुअल समोसा इस तरीके से। ठीक है, इस समोसे के बीच में प्रेजेंट होगी हमारी एक रिंग ऐसे। ये एक लेयर, 2 लेयर, और इसके ऊपर प्रेजेंट है हमारा ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है डाइकोट स्टेम, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो, सबसे पहले हमारी एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस के बाद तुम्हें यहाँ पर सेल्स बनाने हैं। किसके? हाइपोडर्मिस के। ये सेल्स। हाइपोडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर के सेल्स हैं वो आ जाएंगे जनरल कॉर्टेक्स के। ठीक है, इस टाइप से है। इसके बाद ये आगे हमारी एंडोडर्मिस, ये आगे कंटिन्यू होगी, लेकिन तुम्हें पता है कि हमने एक पार्ट को जूम इन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी लेयर्स का नामकरण करते हैं इंपॉर्टेंट बातों के साथ। सबसे पहले ये जो बाहर की लेयर है ये है हमारी एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस है, यहाँ से कुछ हेयर्स भी निकल सकते हैं हमारे। क्यों? क्या कहेंगे उन हेयर्स को? स्टेम हेयर यानी कि ट्राइकॉन्स। एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज योर हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे हम इन लेयर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखो, ध्यान से देखो, हमने अभी ग्राउंड टिश्यू कवर अप किया था ना। ग्राउंड टिश्यू में यहाँ पर तुम एक बात ध्यान रखो कि हाइपोडर्मिस इन केस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड हाइपोडर्मिस इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। डाइकोट स्टेम के केस में जो हाइपोडर्मिस है वो बनी होती है कॉलेनकाइमा की, और मोनोकॉट्स के केस में ये बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की। कैसे याद होगा? तुम फिजिक्स में पढ़ते हो ना AC DC, AC करंट, DC करंट, तो बस ये याद रख लो, D
सी, और दूसरा MS धोनी, मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर एक और बात है, एंडोडर्मिस का भी डिस्टिंग्विशिंग कर देते हैं रूट्स के केस में एंड स्टेम्स के केस में। रूट्स के केस में यहाँ पे होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, और स्टेम के केस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये होती है स्टार्ची शीट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च डिपॉजिट रहता है, स्टार्ची शीट। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गए किस किस के पढ़े हमने, एक तो हाइपोडर्मिस के और दूसरी बात किसके बारे में है, एंडोडर्मिस के बारे में। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं पेरिसाइकिल के बारे में। तो बच्चों पेरिसाइकिल की खास बात क्या है, ये मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट और स्टेम की बात करें तो मोनोकॉट रूट्स में यहाँ से नो वेस्क्यूलर कैम्बियम, ठीक है, डाइकॉट रूट में वेस्क्यूलर कैम्बियम फाउंड मिलता है यहाँ पर डाइकॉट रूट्स में। लेकिन स्टेम चाहे मोनोकॉट की हो चाहे डाइकॉट की हो, नो वेस्क्यूलर कैम्बियम, बिल्कुल भी नहीं मिलता वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर है हमारे किसके, अलग अलग लेयर्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू। पित्त की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पित्त किस में डेवलप थी, पित्त मोनोकॉट नहीं डाइकॉट, पहले पढ़ लेते हैं, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट में ये पित्त डाइकॉट रूट में पुअरली डेवलप्ड और मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात बचती है कंजक्टिव टिश्यूज की। तो कंजक्टिव टिश्यूज कहाँ मिलते हैं, इन रूट्स। हो ग्राउंड टिश्यू का हमने पूरा क्या कर दिया, डाइसेक्शन कर दिया। इस इतने अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता इतने डिटेल में तुमने कभी पढ़ा होगा ये चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। मज़ा आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, बात कर रहे थे हम टीएस ऑफ डाइकॉट रूट्स की। तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस फिर बच्चों किसकी बनी होगी, हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमेटस, डीसी कॉलेनकाइमेटस। ठीक है, हाइपोडर्मिस के बाद हमारी जो नेक्स्ट लेयर है, दिस इज योर जनरल कॉर्टेक्स, नॉर्मल कॉर्टेक्स की लेयर है। और ये किससे बनेगी, पैरेन्काइमा की, पैरेन्काइमेटस। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस को अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्या बोलते हैं, स्टार्ची शीथ, स्टार्ची शीथ। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, ये हमारे सेल्स, इन सेल में भर भर के स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या है ये, स्टार्च ग्रेन्स। ठीक, नेक्स्ट कम्स योर पेरिसाइकिल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर पेरिसाइकिल की 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात ये स्क्लेरन काइमेटस होती है, स्क्लेरन काइमेटस। और दूसरी बात सेमी ल्यूनार पैचेस अबव फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होती है। मैम फ्लोएम का है, फ्लोएम ये रहा, अभी आ गया तुम्हारा फ्लोएम, ये रहा पूरा फ्लोएम, ये तुम्हारा फ्लोएम है। ठीक है, तो फ्लोएम के ऊपर सेमी ल्यूनार पैचेस की तरह प्रेजेंट है तुम्हारी कौन, पेरिसाइकिल। ठीक है, 2 खास बातें पेरिसाइकिल की, एसिस स्क्लेरेनकाइमेटस और एसिस सेमी ल्यूनार पैचेस अबव फ्लोएम। क्लियर। इसके बाद ये जो तुम्हारे बीच में लेयर दिख रही है, ये लेयर किस चीज की है, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये क्या है तुम्हारी, कैम्बियम। क्या है, कैम्बियम। ठीक है, इसके बाद नीचे प्रेजेंट होंगे हमारे जाइलम। और जाइलम मैंने यहाँ पे बताया था कैसा अरेंजमेंट है, एंडार्क। इसका मतलब अब बाहर वाले मेटा, और जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे प्रोटो। ठीक है, तो ये क्या है हमारे
जाइलम, और जाइलम की खास बात क्या है, ओपन है एंड डार्क है और कंजॉइंट है। एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है। ये क्या था तुम्हारा फ्लोएम। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत, कोई बात जो समझ में ना आई हो? आया, समझ में आया? एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस को तो मैं एपिब्लेमा भी बोल सकता हूँ। हाइपोडर्मिस है कॉलेनकाइमा की, जनरल कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का। एंडोडर्मिस को स्टार्ची शीट कहा है क्योंकि स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। पेरिसाइकिल फ्लोएम के ऊपर है सैमिल्यूनर पैचेस की फॉर्म में और स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। बीच में कैम्बियल रिंग है विच शोज के इट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि डाइकॉट है तो सेकेंडरी ग्रोथ तो होनी है। इसके नीचे हमारे जाइलम है। जाइलम कैसा है? जाइलम है, ये ओपन वर्ड पूरे वास्कुलर टिश्यूज के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ओपन एंड डार्क एंड कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है वास्कुलर टिश्यूज का, ठीक है। यहाँ पे बस मुझे तुम्हें एक और बात बतानी थी जो मैं तुम्हें अगले पेज में समझा देती हूँ। जैसे ये तुम्हारा एक वास्कुलर टिश्यू, ये तुम्हारा एक वास्कुलर टिश्यू, ठीक है, ऐसे है। यहाँ पर तुमने अंदर क्या बनाया था? अभी ऐसे लेयर बनाई थी, ठीक है। इसके बाद ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट था हमारा? पेरिसाइकिल। ये भी क्या था हमारा? पेरिसाइकिल, ठीक है। और हमारे यहाँ फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, हमें उस पर अभी फोकस नहीं करना है। हमें ये याद रखना है यहाँ पर कि ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, कि जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमारी ये जो कैम्बियल रिंग है, इसे तो कहा जाता है बच्चों इंट्रा फेसिक्युलर कैम्बियम, इंट्रा फेसिक्युलर कैम्बियम। इंट्रा मतलब एक ही के अंदर, एक ही के अंदर। इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, दो के बीच में इंटर, एक के अंदर इंट्रा, ठीक है। इसके बाद ये दो वास्कुलर टिश्यूज के बीच में ये कॉल लेयर आती है ऐसे, जो से कंप्लीट करती है ये। इसको हम बोलते हैं बच्चों इंटर, दिस इज कॉल्ड एज इंटर फेसिक्युलर कैम्बियम। इंटर मतलब दो वास्कुलर बंडल्स के बीच में, और ये इंट्रा इंटर इंट्रा इंटर इंट्रा इंटर कर करके बनती है हमारी कैम्बियल रिंग। क्या होता है यहाँ पे? इंट्रा प्लस इंटर मिला के क्या बनाते हैं? हमारी कैम्बियल रिंग। एंड दिस कैम्बियल रिंग शोज सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि गर्थ इंक्रीज होगी। कौन सी कैम्बियम है ये? वास्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। दीज आर वास्कुलर कैम्बियम्स। इसको भी लिख दूं, वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। इंट्रा प्लस इंट्रा कैम्बियल रिंग बनाते हैं जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। इसके बाद और क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें? इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि दो वास्कुलर बंडल्स के बीच में यहाँ लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ प्रेजेंट होंगे, और यहाँ बीच बीच में छोटे छोटे सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर ये जो बीच में सेल्स हैं इनको तो हम बोलते हैं पिथ, पिथ, ठीक है। और ये जो लंबी लंबी रेज की तरह जो सेल्स जा रहे हैं वास्कुलर टिश्यूज के बीच में, इनको कहा जाता है पिथ रेज या फिर मेड्यूलरी रेज, पिथ रेज या फिर मेड्यूलरी रेज। और ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट था? ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो हमारी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो पिथ रेज के ही डी डिफरेंशिएशन से बनती है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ मेड्यूलरी रेज,
मेडुलरी रेस के डी डिफ्रेंसिएशन से बनती है। डी डिफ्रेंसिएशन मतलब जब हमारा परमानेंट टिश्यूज वापस से मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने कोई भी बात नहीं छोड़ी है। डाइकॉट स्टेम हमारा डन। डाइकॉट स्टेम के बाद नेक्स्ट बात आती है हमारी मोनोकॉट स्टेम की। और मोनोकॉट स्टेम की खास बात क्या है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त रहता है। अस्त व्यस्त कैसे? ये मान लो तुम्हारा पूरा ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है। दिस इज योर ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, एपिडर्मिस इसके ऊपर बन जाएगी। यहाँ पे ना कुछ भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स, मतलब हाइपोडर्मिस तो मिल जाएगी लेकिन उसके बाद कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी तुमको। ठीक है, वास्कुलर टिश्यूज भी कहीं कहीं प्रेजेंट है, कहीं पे नहीं है। और क्या होता है, बस मैं तुमसे बातें बना रही हूँ ताकि मेरा कलर भर जाए। अबाउट टू गेट फिनिश्ड। हो जाओ 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 जाओ, बन जा पेड़, बन जा पेड़, बन जा पेड़। ये हो जाएगा। ठीक है, तब तक मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चों। 10th क्लास में तुम एक प्रोसेस पढ़ के आए होंगे, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग करना डाइकॉट स्टेम में आसान होता है या फिर मोनोकॉट स्टेम में आसान होता है, और क्यों होता है ये भी तो मुझे बताना है कि ग्राफ्टिंग करने के लिए डाइकॉट स्टेम इज एडवाइजेबल और मोनोकॉट स्टेम। आई वांट टू नो द आंसर। पहले इसका पूरा टीएस पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा खुद से ही कि क्यों होता है। सबसे पहले बाहर वाली लेयर बनेगी, है ना। बाहर वाली लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस। ये बीच में अपने आप ही लहर आ जाती है। दिस बाहर वाली लेयर इज योर एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आनी है। नेक्स्ट लेयर क्या है हमारी? हाइपोडर्मिस। सो दिस इज द नेक्स्ट लेयर। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि यहाँ पे हाइपोडर्मिस किसकी बनी होगी। सो दिस इज योर एपिडर्मिस एंड दिस इज योर हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस किन सेल्स की बनेगी? हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमेटस सेल्स। स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की बनेगी। इसके बाद बात करते हैं वास्कुलर बंडल्स की। तो यहाँ पे वास्कुलर बंडल्स कुछ बाहर भी होते हैं, छोटे छोटे, कुछ बड़े बड़े अंदर भी होते हैं वास्कुलर बंडल्स। यहाँ पे हर वास्कुलर बंडल को सराउंड करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बंडल शीथ सेल्स। थोड़ा सा इससे, इट इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स। यहाँ और ये जो तुम्हें पूरा वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, ये वाइट बैकग्राउंड क्या है? इसका ग्राउंड टिश्यू। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दिस इज ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू की खास बात क्या है? इट इज अनडिफरेंशिएटेड एंड पैरेन्काइमेटस। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, पैरेन्काइमेटस होता है। और ये जो ग्रीन वाली लेयर हमने बनाई है बच्चों, दिस ग्रीन लेयर इज द बंडल शीथ cells and these bundle sheath cells are sclerenchymatous। sclerenchyma का बना हुआ है। और ये क्या है हमारे? पिंक पिंक वास्कुलर बंडल्स। these are the vascular bundles। अरे 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 अरे, outer small, inner लार्जर। ठीक है, अब यहाँ पे भी एंटार्क अरेंजमेंट है। एंटार्क अरेंजमेंट एनसीईआरटी में ना कुछ अजीब से डायग्राम्स बनाए हुए हैं, कुछ ऐसा सा बनाया हुआ है, हम वही बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर ऐसे बीच में ना एक को पकड़ लेते मैं, किसी एक को, इसको यहाँ पे ना बीच में से तो फ्लोएम लटका दिया हर जगह, फ्लोएम।
फ्लोएम 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 सब 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 फ्लोएम है ना। और इस फ्लोएम में बीच बीच में प्रेजेंट है हमारे जाइलम, ऐसे रेड कलर से बना देती हूँ। एंडार्क अरेंजमेंट होगा तो बाहर वाला मेटाजाइलम, अंदर वाला प्रोटोजाइलम, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है। क्या है यहाँ पे? अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी ये बोल रही है कि यहाँ पर ये गया तुम्हारा फ्लोएम, ठीक है, ये गया तुम्हारा जाइलम, और जाइलम में भी कैसा अरेंजमेंट है? एंडार्क। एंडार्क यानी कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। इसके बाद एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक कैविटी बनती है, वाटर कंटेनिंग कैविटी, जिसका नाम है लाइसे, हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो बट कोई नहीं, प्रोनाउंसिएशन में यही आता है लाइसोजेनस कैविटी, विच इज, दो खास बातें हैं, वाटर फिल्ड एंड नेक्स्ट इज फॉर्म्ड बाय disintegration of प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से बनती है लाइसोजेनस कैविटी, या फिर कहीं कहीं साइजोलाइसोजेनस कैविटी भी लिखा हुआ होता है। तो कुल मिला के वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होगा? वास्कुलर बंडल्स आर गोइंग टू बी, नो तुम मत शुरू हो जाओ। वास्कुलर बंडल्स आर गोइंग टू बी conjoined and closed। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट के केस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सो ये हमारा मोनोकॉट स्टेम का भी टीएस कंप्लीट हो गया। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड, फ्लोएम, जाइलम, लाइसोजेनस कैविटी, वाटर फील्ड होती है, वाटर फील्ड लिखा हुआ है बस उसमें कि वाटर फील्ड कैविटी है, ठीक है, और वो प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से बनती है। होप कि तुम्हें ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ का टीएस। तो पहली बात तो ये है जो कि इंपॉर्टेंट भी है कि डाइकॉट लीफ इज डॉर्सीवेंट्रल। डॉर्सीवेंट्रल का मतलब होता है कि जैसे ये लीफ है, ये पत्ती है, तो इसके डॉर्सल सरफेस पर स्ट्रक्चर्स अलग होंगे और लोअर सरफेस पर स्ट्रक्चर्स अलग होंगे। डाइकॉट के लीफ में जो हमारी वेनेशन होती है वो कैसी होती है? रेटिकुलेट वेनेशन, है ना, रेटिकुलेट पूरा नेटवर्क बना होता है। तो जब मैं अपनी लीफ को, किसी भी पत्ती को ऐसे टीएस काटूंगी, बीच में से काटूंगी, तो क्या स्ट्रक्चर दिखेगा वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एपिडर्मिस। एक ऊपर की एपिडर्मिस होगी, यहाँ ये क्या हो रहा है बीच में से? अपने आप ही हो रहा है, मैं तो सीधा बना रही थी। ये लोअर एपिडर्मिस इस तरीके से, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस। ये बीच बीच में होल्स क्यों क्रिएट किए हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे स्टोमेटा, 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 ठीक है। इसके बाद दोनों एपिडर्मिस कवर्ड रहती है क्यूटिकल से, ये भी क्यूटिकल, ठीक है। जो एपिडर्मिस ऊपर की तरफ है उसे तो हम नाम देते हैं अडेक्सियल एपिडर्मिस। अडेक्सियल एपिडर्मिस क्या होती है? अपर सरफेस पे, ठीक है। और जो एपिडर्मिस नीचे होती है उसे हम नाम देते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस। अरे यार, ठीक है, ये अपर है और ये लोअर सरफेस है। यहाँ पर इसको डॉर्सीवेंट्रल लीफ इसलिए बोला है क्योंकि अपर और लोअर सरफेस में डिफरेंसेस हैं, और यहाँ पे लोअर सरफेस में स्टोमेटा ज़्यादा होता है। जब भी स्टोमेटा लोअर सरफेस पे ज़्यादा होता है तो लोअर के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं हाइपो, हाइपर, हाइपो, ठीक है। तो हाइपोस्टोमैटिक स्टोमेटा बोलेंगे इसको, हाइपोस्टोमैटिक स्टोमेटा, यानी कि लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं हमारे स्टोमेटा। और ये डॉर्सीवेंट्रल क्यों है? बिकॉज मोर स्टोमेटा ऑन लोअर
सरफेस। ठीक है, ये रीजन है। और ये पिंक वाली लाइंस क्या है यहाँ पे? क्यूटिकल। दिस इज द क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटी क्यूटी। क्यूटी क्या करती है? ट्रांसपिरेशन को होने से रोकती है, प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन। इसके बाद अब तहलका मचाने आ रहे हैं खिलाड़ी। यहाँ पर सेल्स हैं। अजीब सा लग रहा है, ऐसे लंबे लंबे सेल बनाती हूँ। एक, ठीक है, और यहाँ पे स्पॉन्जी बड़े बड़े। बीच में हमने बना दिया वास्कुलर टिश्यू इस टाइप से। ये अरेंजमेंट है, होप सो तुम्हें दिख रहा है ना? दिख रहा है। अब यहाँ पे बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, सब में होंगे। यहाँ भी तो यहाँ पर अब मुद्दे की बात करते हैं। ये वाले जो लंबे लंबे सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज पैलिसेड पैरेन्काइमा। ठीक है, और ये नीचे वाले जो सेल्स हैं इनको कहा जाता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और इन दोनों काइमा दाइमा को मिला के कहा जाता है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और हर किसी के अंदर प्रेजेंट है तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट। दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वास्कुलर बंडल्स की बात कर रहे हैं हम। वास्कुलर बंडल्स में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लोएम की लोकेशन। यहाँ ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम में बड़ा सा अजीब सा बन रहा है, तुम यहाँ से समझो। फ्लोएम हमेशा नीचे होगा और जाइलम कैसा होगा? एंडार्क। ठीक है, समझने के लिए है कि फ्लोएम इज अबैक्सियल, लोअर सरफेस पे होता है। फ्लोएम इज अबैक्सियल, लोअर सरफेस। और यहाँ पर ये जो जाइलम है ये कैसे हो जाएंगे? एंडार्क। ठीक है, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम का। समझ में आया? समझ में आया? टीएस ऑफ डाइकोट लीफ। डाइकोट लीफ डॉर्सीवेंट्रल है क्योंकि स्टोमेटा नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा होते हैं। ऊपर वाली एपिडर्मिस को अडेक्सियल कहा जाता है, नीचे वाली एपिडर्मिस को अबैक्सियल कहा जाता है। दोनों ही एपिडर्मिस आर लाइंड बाय क्यूटिकल लेयर टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। इसके बाद यहाँ पे एक और लेयर बनानी है, बंडल शीट सेल्स। किसको सराउंड कर रहा है? वास्कुलर टिश्यूज को। दिस इज बंडल शीट सेल्स। कहाँ लिखूं जगह नहीं है। ये रही बंडल शीट सेल्स। ठीक है, फ्लोएम की पोजीशन याद रखनी है। फ्लोएम इज लोअर इन पोजीशन यानी कि अबैक्सियल है, और जो जाइलम है वो अडेक्सियल है। जाइलम का अरेंजमेंट कैसा है? एंडार्क, कॉन्जॉइंट, क्योंकि सेम रेडियस पे प्रेजेंट है। बात समझ में आई? आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी मोनोकॉट रूट्स की। ठीक है, मोनोकॉट लीफ में क्या होता है? मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन है, यानी कि वहां पे तुम्हें जो भी वास्कुलर टिश्यूज देखेंगे टीएस में सबका साइज लगभग सेम होगा, लेकिन यहाँ पर सारे वास्कुलर टिश्यूज का साइज छोटा बड़ा होगा क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन है, तो वेन्स के साइज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सो टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ विच इज आवर लास्ट टॉपिक आज की क्लास का। इसमें भी वही है, दो एपिडर्मिस बनानी है।
ठीक है। इसके नीचे तुम्हें बनाने हैं अपने वास्कुलर टिश्यूज। ये हमारे वास्कुलर टिश्यूज बन गए और यहाँ पे बननी है हमारी लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर इस लीफ को कहा जाता है, पहली बात तो आइसो बायलेटरल। आइसो मतलब सेम सेम, दोनों सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर सेम रहता है, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ एपिडर्मिस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे जो वास्कुलर टिश्यूज के ऊपर वाले ये होते हैं सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, ये थोड़े से फूल जाते हैं, लंबे लंबे। स्पेसिफिकली कौन से, जो वास्कुलर टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है। बीच बीच में हमारे स्टोमेटा बना देते हैं, ये स्टोमेटा 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 स्टोमेटा, दीज आर स्टोमेटा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ग्राउंड टिश्यूज अनडिफरेंशिएटेड स्पॉन्जी। ठीक है। तो पहले कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं। की पॉइंट्स क्या है, ये है हमारी अडेक्सियल एपिडर्मिस, ये है हमारी अबेक्सियल एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू पैरेनकाइमेटस, और कौन से पैरेनकाइमा है, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, और सबके अंदर ये हमारी क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होगी। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एनलार्ज सेल्स आ गए हैं, इन एनलार्ज सेल्स को कहा जाता है बुली फॉर्म सेल्स। ये वास्कुलर टिश्यूज के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। जब भी बुलिफॉर्म सेल्स में पानी भर जाता है तो लीफ को एक्सपैंड कराते हैं, जब भी बुलिफॉर्म सेल से पानी निकल जाता है तो लीफ वापस से रोल हो जाती है। ठीक है। तो बुलिफॉर्म सेल्स में पानी अंदर या बाहर आने से हमारे यहाँ पर चेंज होता है लीफ के एक्सपेंशन और अनरोलिंग में। यहाँ पे वास्कुलर बंडल सेम रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। नीचे फ्लोएम, ठीक है, और ऊपर तुम्हारे वास्कुलर टिश्यूज एंड डार्क। दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम। यहाँ पे क्या है, एंड डार्क है, क्लोज्ड है, कंजॉइंट है। ठीक है। और कुछ नहीं बचा। यहाँ पे स्टोमेटा के आसपास जो स्पेस बचता है उसको सबस्टोमेटल स्पेस या एयर कैविटी नाम दे देते हैं, वो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है इतनी। ठीक है। थोड़ा सा बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में लिखवा देती हूँ कि बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं। ज़्यादातर ये ग्रास वगैरह में मिलते हैं, जैसे पोआ वगैरह जो ग्रासेस है। बुलिफॉर्म सेल्स, एंट्री एंड exit of water in and out of bulliform cells help in rolling and unrolling of leaves। समझ में आया। बुलिफॉर्म सेल्स में पानी अंदर आ रहा है तो लीफ एक्सपैंड हो जाएगी, और बुलिफॉर्म सेल से पानी निकल जाएगा तो लीफ वो हो जाएगी, मुरझा जाएगी। ठीक है, रोल हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है इसका, पोआ ग्रास। ग्रासेस है बेसिकली, ग्रास लिख देते हो कोई भी। ठीक है, ये है। तो आई गेस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। हाँ, ये तो खत्म, ये तो ऐसे ही था।
वही था। चलो बच्चों, इतना लंबा सेशन लेने के बाद अब बारी आती है तुम लोगों से थैंक यू बोलने की। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर जितना डेडिकेशन से मैंने तुम्हें पढ़ाया है उतने ही डेडिकेशन से तुम्हें समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ तुम्हारी नहीं छूटी होगी, सारी चीज़ें ढंग से समझ में आ गई होंगी। कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम्स थे जो नो डाउट कन्फ्यूजिंग थे, उसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश मैंने पूरी की। होप यू एंजॉयड दिस सेशन और बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।